नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत के साथ व्यापार पर अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाना एक गलत पॉलिसी डिसीजन साबित हो सकता है। एसबीआई रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये कदम अमेरिका और उसके नागरिकों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ऐसे में भारत को अपनी संप्रभुता और किसानों की सुरक्षा के लिए रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2015 से 2024 के बीच दूध उत्पादन में ग्लोबल लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है। 2015 में भारत का दूध उत्पादन 155.5 मिलियन टन था, जो 2024 तक 36% बढ़कर 211.7 मिलियन टन हो गया। इस दौरान यूरोपियन यूनियन का उत्पादन 165.9 मिलियन टन और अमेरिका का 102.5 मिलियन टन रहा। भारत को अपने किसानों को ग्लोबल ग्रुप्स की इसी तरह की प्रवृत्तियों से बचाने के लिए सस्टेनेबल मार्केट और वेलफेयर स्कीम्स पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट चेन का आधार है, जो अमेरिका की 35% जेनेरिक दवा जरूरतों को पूरा करता है। टैरिफ लगाने से दवा उत्पादन को दूसरे देशों या अमेरिका में स्थानांतरित करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इससे अमेरिका में हेल्थ एक्सपेंडिचर पर दबाव बढ़ेगा। जहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अमेरिका में $15,000 है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का 17.6% है, मेडिकेयर और मेडिकेटेड कुल स्वास्थ्य व्यय का 36% है, इस पर भी असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि टैरिफ से सस्ती दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी नागरिकों और सरकार दोनों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के उद्देश्यों और सरकारी खर्च कम करने की नीति के भी खिलाफ है। भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत रखते हुए किसानों और फार्मा क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान जल्दी ही होने की संभावना है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि समझौते के दस्तावेजों का अरबी में ट्रांसलेशन ओमान में हो रहा है। इसके बाद दोनों देशों के मंत्रिमंडल इसे मंजूरी देंगे। अगले 2-3 महीने में ये काम होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने सैद्धांतिक तौर से समझौते का ऐलान और उस पर दस्तखत साथ मिलकर करने का फैसला लिया है। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है। सीईपीए के तहत दोनों देश अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क या तो घटाएंगे या खत्म करेंगे। सेवाओं के व्यापार के नियम आसान बनाए जाएंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत और ओमान के बीच 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। इसमें 4.06 अरब डॉलर का निर्यात और 6.55 अरब डॉलर का आयात शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर हो रही आलोचनाओं के लिए कहा है कि ये गलत जानकारियां हैं। उन्होंने दिल्ली में एक इवेंट में कहा कि अगर किसी को लगता है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में दिक्कतें हो रही हैं, तो वो एक भी ऐसा उदाहरण पेश करें। उन्होंने दावा किया कि अब तक किसी भी गाड़ी में इस फ्यूल से कोई समस्या सामने नहीं आई है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऑटो एक्सपर्ट्स और वाहन मालिकों ने दावा किया था कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों की रियल वर्ल्ड में माइलेज 5 से 7% तक गिर जाती है, जो सरकार के दावों से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों के लिए सही जानकारी और ऑप्शंस क्यों नहीं दिए जा रहे। लेकिन गडकरी ने इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करार दिया और कहा कि 2001 से शुरू हुई इस नीति को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 1,14,000 करोड़ रुपए ये किसानों को इसके कारण मिले, इथेनॉल आने के कारण, और 1 लाख करोड़ भारत सरकार की बचत हुई, क्योंकि इथेनॉल डालने से। एक बात आपकी सच है कि इथेनॉल में डालने के बाद उसके कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल में थोड़ा है, तो थोड़ा सा उसका एवरेज में कमी आती है, पर धीरे धीरे 100% इथेनॉल पर हम जाएंगे तो इथेनॉल का रेट आज 65 है, 60-65, पेट्रोल का 120 रुपए है। अभी जो मैं गाड़ी में बैठ के आया हूँ टोयोटो की, जी 1 साल से मैं चला रहा हूँ 100% इथेनॉल पर, और मैंने आपको कहा कि इसका रेट तो 25 रुपए है।
केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल को औपचारिक रूप से वापस ले लिया। अब भाजपा सांसद वैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल करते हुए इसका संशोधित एडिशन संसद में जल्दी ही लाया जाएगा। सरकार का कहना है कि पुराने बिल को वापस लेने का उद्देश्य भ्रम से बचना और सभी बदलावों के साथ स्पष्ट अपडेटेड बिल पेश करना है। सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन वैजयंत पांडा ने बताया कि 1961 का मौजूदा आयकर अधिनियम 400 से ज्यादा अमेंडमेंट से गुजर चुका है और इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं, जिसके कारण ये काफी जटिल हो गया है। नया बिल इसे लगभग 50% तक आसान बनाता है ताकि आम टैक्स पेयर आसानी से इसे समझ सके। उन्होंने बताया कि इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज को होगा, जिनके पास जटिल टैक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए पर्याप्त कानूनी और आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं। अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। वैश्विक व्यापार समूहों के साथ भारत के भविष्य के जुड़ाव के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि आज देश बहुत ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत सालाना 6.5% की दर से आगे बढ़ रहा है और इसमें तेजी आने की संभावना है। पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार बाधाओं से निपटने के लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि EFTA के सदस्य देश भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमत हो गए हैं, जिससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 50 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी। 1 अक्टूबर से EFTA समझौता लागू हो जाएगा और इसके लाभ दिखाई देने लगेंगे। I see countries restructuring their trade routes and their trade partners, and I'm quite confident this year India will do more exports than we did last year. तो ये 4 देशों ने कमिट किया है कि भारत में $100 बिलियन यानी 8.5 लाख करोड़ रुपए वो भारत में FDI यानी मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, रिसर्च, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, ऐसी ठोस चीज़ों में, इसमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्लूडेड है, वो FII इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FDI इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख करोड़ की कमिट की है, जिससे डायरेक्ट जॉब्स 10 लाख होंगी। और जब 8.5 लाख करोड़ का FDI आएगा तो कोई इंडियन पार्टनर साथ में होगा, वो निवेश करेगा, कोई लोन लेगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। यानी मेरा अनुमान है 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस एक FTA के माध्यम से आने वाले वर्षों में भारत में आएगा। 10 लाख जॉब्स तो डायरेक्ट होंगी, पर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाएं तो 50 लाख नई नौकरियां भारत में बनेंगी और ये 1 अक्टूबर से ये लागू होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का वार्षिक डिफेंस प्रोडक्शन 2024-25 में 1,50,590 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन में 18% की बढ़ोतरी हुई है। राजनाथ सिंह ने एक्स पर कहा कि बढ़ता रक्षा उत्पादन भारत की आत्मनिर्भरता को दिखा रहा है। भारत आज दुनिया के कई देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल उत्पादन में 77% का योगदान दिया। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 21% थी, बढ़कर 23% हो गई है। यह देश के डिफेंस इकोसिस्टम में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय शिक्षण संस्थानों का विदेशों में भी डंका बज रहा है। IIT के फॉरेन कैंपस की डिमांड ने यह साबित किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बेरहामपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि IISER विकसित भारत एक आत्मनिर्भर स्वदेशी अर्थशास्त्र से पूर्ण भारत के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि IISER जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र दूसरों को रोजगार देंगे। Our Indian institutions are going abroad. In Abu Dhabi, our IIT Delhi has opened its campus. In Tanzania, in Zanzibar, IIT Madras has opened its campus. The next September,
IIM Ahmedabad is going to open its campus in Dubai. Friends, this is now a unstoppable story of Indian education system. I'm here in IJR. IJR are specially made for specialized education, for STEM education, for the research-based education, for the innovation-centric innovation. If I quote the 2013-14 budget on research, the government of India was spending around 60,000 crore by that year. Today, the research and development expenditure by government of India through different ministry is more than 1,27,000 crores amount. एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी में बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार 30,000 करोड़ रुपए देने जा रही है। ये राशि इन कंपनियों को 12 किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने के लिए भी 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय एलपीजी की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे तेल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। देश के सबसे बड़े सरकारी लेंडर एसबीआई को इस साल की पहली क्वार्टर में 19,160 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह बढ़त 12% है। इस क्वार्टर में स्टेट बैंक की ब्याज इनकम 1.18 लाख करोड़ रुपए रही। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और इसमें सरकार की 57.59% हिस्सेदारी है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने एम्प्लॉइज के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो अपने 80% कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने जा रही है। इसमें ज्यादातर मिड और जूनियर लेवल के कर्मचारी शामिल होंगे। सैलरी में यह हाइक 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। ये वेतन वृद्धि ऐसे समय में आई है जब टीसीएस अपने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी भी कर रहा है। कंपनी ने साफ किया है कि ये कदम भविष्य के लिए संगठन को तैयार बनाने की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। टीसीएस के मुताबिक इस स्ट्रेटेजी में नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, एआई का उपयोग, नए बाजारों का विस्तार और वर्कफोर्स रीअलाइनमेंट शामिल है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 703 रुपए बढ़कर 1,01,406 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत 357 रुपए घटकर 1,14,893 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोना इस साल अब तक 25,244 रुपए महंगा हुआ, यानी इस साल 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम सोने का दाम 76,162 रुपए से 25,244 रुपए बढ़कर 1,01,406 रुपए पर पहुंच गया। चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 1,14,893 रुपए तक पहुंचा। पिछले सप्ताह शेयर बाजार भी हलचल भरा रहा। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 1.36 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। इस दौरान देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रही। इसकी वैल्यू 34,711 करोड़ रुपए कम होकर 18.51 लाख करोड़ रुपए रह गई। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप इस दौरान 29,722 रुपए कम होकर 15.14 लाख करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू 24,719 करोड़ कम होकर 10.25 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। इधर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी के शेयर्स में खरीदारी रही और इसकी वैल्यू 17,678 करोड़ रुपए बढ़कर 5.77 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। इस दौरान टीसीएस की 11,361 करोड़, एसबीआई की 9,785 करोड़ और बजाज फाइनेंस की वैल्यू 186 करोड़ रुपए बढ़ी। हफ्ते भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स में इस हफ्ते 742 अंकों की गिरावट रही। 1 अगस्त को सेंसेक्स 80,600 पर बंद हुआ था, जबकि समाप्त हुए हफ्ते में ये 89,858 पर आ गया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 765 अंक गिरा और 89,858 पर बंद हुआ। 4 महीने बाद यह 80,000 के नीचे आया। इससे पहले 9 मई को बाजार 80,000 से नीचे था। निफ्टी में भी 246 अंकों की गिरावट रही। ये 24,350 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 5 में तेजी और 25 में गिरावट रही। मेटल, आईटी, ऑटो और रियलिटी सेक्टर के शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखी गई। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।